Hello, good morning everyone. Now I will discuss about advantage and disadvantage of outdoor substations. Outdoor stations over the indoor substations. अभी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे आउटडोर स्टेशंस जो होता है कंपेयर टू इंडोर सब स्टेशंस की अपेक्षा उसका क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस के बारे में देखेंगे हम लोग वन बाय वन, किसके रिस्पेक्ट में, हम इंडोर सब स्टेशन के रिस्पेक्ट में कि कौन कौन सा एडवांटेजेस है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहला जो पॉइंट है मेरा, ये आउटडोर सब स्टेशन है फ्लोइंग मेन एडवांटेजेस। देखेंगे कौन कौन सा एडवांटेजेस है। पहला जो एडवांटेजेस है क्या है, ऑल द इक्विपमेंट इज विद इन व्यू एंड देयरफॉर फॉल्ट इज लोकेटेड इज इजियर। कहने का मतलब क्या है कि जो भी आउटडोर सब स्टेशन होता है, आउटडोर सब स्टेशन का इक्विपमेंट होता है सब व्यूअर होता है। इट मीन्स क्या होता है, वो किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर वो फाउंडेशंस नहीं होता है, वो इंस्टॉलेशंस नहीं होता है। आउटडोर सब स्टेशन का इक्विपमेंट जितने भी होते हैं सबका इंस्टॉलेशन हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के बाहर ही करते हैं, किसी भी इनसाइड बिल्डिंग के अंदर नहीं करते हैं, आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग के आउटसाइड ही करते हैं हम लोग। इसलिए इसके जितने भी इक्विपमेंट होते हैं सब क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। इसके बाद क्या है, जो भी आउटडोर सब स्टेशन होता है इसमें फॉल्ट जो है फॉल्ट इजी होता है, इसको आइडेंटिफाई करना, फॉल्ट को आइडेंटिफाई करना इजी होता है। क्यों? क्योंकि इनसाइड किसी भी बिल्डिंग्स के अंदर फाउंडेशंस नहीं होता है, वो ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं होता है। इसकी इक्विपमेंट एक इक्विपमेंट दूसरे इक्विपमेंट के जो डिस्टेंस होता है काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है कंपेयर टू इंडोर टाइप सब स्टेशन की अपेक्षा, इसलिए इसका फॉल्ट को भी आइडेंटिफाई करने में इजी पड़ता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, एक्सटेंशंस ऑफ इंस्टॉलेशंस इज इजियर। कहने का मतलब अगर हम लोग आउटडोर सब स्टेशन का रेटिंग को अगर हम लोग बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन इंडोर टाइप सब स्टेशन है अगर उसका रेटिंग को अगर हम बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि हम इनिशियल केस में जब कभी भी हम लोग किसी भी इंडोर सब स्टेशन का डिजाइन करते हैं तो इंडोर सब स्टेशन को पार्टिकुलर एक रेटिंग के अकॉर्डिंग टू उसका बिल्डिंग को बनाते हैं। लेकिन आउटडोर सब स्टेशन क्या होता है, आउटडोर सब स्टेशन हम लोग फ्री जगह पे हम लोग जहाँ पे पॉपुलेटेड इलाका नहीं होता वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आउटडोर सब स्टेशन को बनाते हैं। और वहाँ पे अगर अगल बगल में जगह है तो हम क्या कर सकते हैं, उसका रेंज को भी हम लोग बढ़ा सकते हैं, उसका रेटिंग को भी बढ़ा सकते हैं। इट मीन्स क्या है, अगर पहले से किसी भी लोड के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग आउटडोर सब स्टेशन को डिजाइन किए लो रेटिंग में और अगर बाद में हम लोग को डिजाइन करना है हाई रेटिंग में तो हम लोग उसका रेंज को बढ़ा सकते हैं आउटडोर सब स्टेशन में। लेकिन इंडोर सब स्टेशन में ये पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि इंडोर सब स्टेशन में ऑलरेडी हम लोग बिल्डिंग जो बनाते हैं रेस्पेक्ट टू सब स्टेशन का रेटिंग के अकॉर्डिंग टू बनाते हैं। इसलिए हम लोग जनरली जो होता है आउटडोर सब स्टेशन का रेंज को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली हम लोग उसको इंस्टॉलेशन से इजियर करने का मतलब उसका इंस्टॉलेशन जो होता है उसको हम लोग आसानी तरीके से इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। और स्मॉलर, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, स्मॉलर अमाउंट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे हम लोग को आउटडोर सब स्टेशन में किसी भी बिल्डिंग का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है, ओनली फॉर ए कंट्रोल पैनल या फिर कंट्रोल रूम का रिक्वायरमेंट पड़ता है। रिमेनिंग जितने भी इक्विपमेंट होते हैं सारे के सारे इक्विपमेंट के लिए हम लोग को किसी भी बिल्डिंग का रिक्वायरमेंट नहीं पड़ता है। इसलिए इसमें हम लोग को बिल्डिंग का कम से कम हम लोग को बिल्डिंग मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट पड़ता है ये आउटडोर सब स्टेशन में। नेक्स्ट पॉइंट है देयर इज प्रैक्टिकली नो डेंजर ऑफ फॉल्ट। कहने का मतलब मैक्सिमम इसमें फॉल्ट होने का पॉसिबिलिटी नहीं होता है आउटडोर सब स्टेशन में, क्योंकि वो किसी के अंदर नहीं होता, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नहीं होता, वो बाहर होता है। उसको इजीली हम लोग फ्री जगह पे होता है, फ्री प्लेस पे होता है, उसको आसानी से मेंटेनेंस भी कर सकते हैं, हर एक तरीका का सर्विस हम लोग आसानी से दे सकते हैं। अगर छोटा मोटा फॉल्ट भी होता है, फॉल्ट की वजह से अगर आर्क भी प्रोड्यूस होता है तो आर्क प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, उसका जो डिस्टेंस होता है एक इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट का डिस्टेंस कंपेयर टू इंडोर सब स्टेशन की अपेक्षा आउटडोर सब स्टेशन का ज़्यादा डिस्टेंस होता है। इसलिए क्या होता है, कभी भी फॉल्ट होता है कंपेयर टू, इसलिए जो होता है आउटडोर सब स्टेशन थोड़ा प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये डेंजर कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिपेयरिंग वर्क इज इजी। हम लोग को रिपेयर करने में आसानी पड़ता है आउटडोर सब स्टेशन में, क्योंकि आउटडोर सब स्टेशन किसी भी बिल्डिंग के अंदर नहीं होता, वो फ्री जगह पे होता है। उसको हमको किसी भी कैटेगराइज का अगर हमको रिपेयरमेंट करना है, उसमें रिपेयरिंग करना है, मेंटेनेंस प्रोवाइड करना है तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं।
लेकिन इंडोर में नहीं, क्योंकि इंडोर का मोस्टली जो इक्विपमेंट होता है, एक इक्विपमेंट दूसरे इक्विपमेंट के नियरेस्ट होता है। नियरेस्ट होने की वजह से हम लोग को मेंटेनेंस का काम करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है इंडोर टाइप सब स्टेशन में, लेकिन आउटडोर टाइप सब स्टेशन में ये प्रॉब्लम नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा, देखेंगे मेन डिसएडवांटेज ऑफ आउटडोर सब स्टेशन ओवर द इंडोर सब स्टेशन। कौन कौन सा डिसएडवांटेज है कंपेयर टू इंडोर सब स्टेशन की अपेक्षा आउटडोर सब स्टेशन का? पहला जो है, आउटडोर सब स्टेशन का जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, ऑल apparatus is to be performed in the open air during the all kinds of weather। जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं किसी भी वेदर में कंडीशंस में वो ओपन ही होते हैं, उसके ऊपर में किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ होता, वो आउटसाइड द बिल्डिंग ही होते हैं। इसलिए जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, सारे के सारे इक्विपमेंट सभी सीजन जो होता है, रेनी सीजन है, विंटर सीजन है, अलग अलग सीजन, हर एक सीजन में टेम्परेचर का वेरिएशंस को वो क्या करता है, बर्दाश्त करता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मोर स्पेस इज रिक्वायर्ड। इसको आउटडोर सब स्टेशंस को ज़्यादा जगह चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए कंपेयर टू इंडोर सब स्टेशंस की अपेक्षा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोटेक्शन डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड टू बी इंस्टॉल्ड फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लाइटिंग सर्ज। लाइटिंग सर्ज से बचने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, प्रोटेक्शन डिवाइसेस का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। प्रोटेक्शन डिवाइसेस किसको कहेंगे हम लोग, लाइटिंग अरेस्टर को कहेंगे। लाइटिंग अरेस्टर एक ऐसा डिवाइसेस होता है जो लाइटिंग सर्जेस को ग्राउंड करने में काम आता है। कभी भी लाइटिंग होता है, लाइटिंग को क्या करेगा, वो कंट्रोल करने में काम आता है, लाइटिंग अरेस्टर काम आता है। तो इसको आउटडोर सब स्टेशंस में हम लोग को रिक्वायरमेंट पड़ता है, लाइटिंग अरेस्टर का रिक्वायरमेंट पड़ता है। इसके बाद देखेंगे इसमें जो केबल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, ये केबल का रिक्वायरमेंट इसमें मैक्सिमम पड़ेगा, क्योंकि ये आउटडोर सब स्टेशन में केबल का रिक्वायरमेंट मैक्सिमम पड़ेगा। तो ये था, ये सारा पॉइंट था, ये डिसएडवांटेज ऑफ आउटडोर सब स्टेशंस एंड ओवर द इंडोर सब स्टेशंस। इंडोर सब डिसएडवांटेज था ये, इंडोर सब स्टेशंस की अपेक्षा हम लोग आउटडोर सब स्टेशंस का हम लोग डिसएडवांटेज को देखें। अब देखेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा, वो देखेंगे सिलेक्शन साइट्स ऑफ सब स्टेशंस। सब स्टेशंस का कौन कौन सा, हम लोग कभी भी अगर साइट को सिलेक्ट करना है सब स्टेशंस को बनाने के लिए, तो कौन कौन सा साइट्स के लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, कौन कौन सा फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होना चाहिए, सारे के सारे फैक्टर्स को हम लोग देखेंगे। पहला जो फैक्टर्स है मेरा, पहला टाइप्स ऑफ सब स्टेशन, दूसरा है मेरा अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल एंड सफिशिएंट लैंड, तीसरा है मेरा कम्युनिकेशन फैसिलिटी, चौथा है मेरा एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, पांचवा है अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल एमिनिटीज टू द स्टाफ, छठा है मेरा ड्रेनेज फैसिलिटीज। अब वन बाय वन करके हम देखेंगे सबको। पहला जो पॉइंट है मेरा क्या है, पहला सिलेक्शन साइट्स ऑफ सब स्टेशंस का जो पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ सब स्टेशंस। टाइप ऑफ सब स्टेशंस कहने का मतलब क्या है, वो सब स्टेशंस में जो भी हम लोग यूज किए हैं ट्रांसफार्मर, वो स्टेप डाउन है कि स्टेप अप है। अगर स्टेप अप है तो हम लोग को कभी भी कोशिश क्या करना चाहिए, नियरेस्ट टू दी जनरेटिंग स्टेशन के नियरेस्ट होना चाहिए। अगर हम लोग का स्टेप अप सब स्टेशन से मतलब वोल्टेज को बढ़ाने वाला सब स्टेशन से, तो हम लोग को कोशिश क्या करना चाहिए, सब स्टेशन को, इस कैटेगराइज का सब स्टेशन को हम लोग को नियरेस्ट टू दी जनरेटिंग स्टेशन ही इंस्टॉलेशन करना चाहिए। अगर इंस्टॉलेशन करेंगे तो जो ट्रांसमिशन लॉसेस होता है वो हमारा सेव होता है। अगर मेरा इन केस मेरा स्टेप डाउन सब स्टेशन से अगर वोल्टेज को कम करने वाला सब स्टेशन से, तो इस केस में हम लोग को क्या कोशिश करना चाहिए, नियरेस्ट टू दी लोड सेंटर होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए, नियरेस्ट टू दी लोड सेंटर होना चाहिए। अगर नियरेस्ट टू दी लोड सेंटर होगा तो इसमें भी मेरा क्या होगा, ट्रांसमिशन जो लॉसेस होता है वो मेरा क्या होगा, सेव होगा और मेरा जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इकोनॉमिकल हो पाएगा। इसकी वजह से मेरा क्या हो पाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन इकोनॉमिकल हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपका है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल एंड सफिशिएंट लैंड। सुटेबल और सफिशिएंट लैंड चाहिए हमको कहीं पे भी सब स्टेशन को बनाना है। तो अब देखेंगे यहाँ पे सुटेबल एंड सफिशिएंट लैंड किस कैटेगराइज में चाहिए। अगर हमको 4 लाख केवी का अगर सब स्टेशन को इंस्टॉल करना है तो इसके लिए 50 एकड़ लैंड का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। अगर हमको 220 केवी का सब स्टेशन को इंस्टॉल करना है तो हमको 25 एकड़ लैंड का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। अगर हमको 132 केवी का सब स्टेशन को अगर इंस्टॉलेशन करना है तो 10 एकड़ लैंड का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो ये जो है अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल एंड सफिशिएंट लैंड, अलग अलग रेटिंग के अकॉर्डिंग टू उसके रेस्पेक्ट में हम लोग को क्या चाहिए, उसके रेस्पेक्ट में उतना अमाउंट में हमको लैंड चाहिए।
ठीक है, तो ये जो डेटा दिया हुआ है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए हैं। 400 केवी का अगर सब स्टेशन से तो 50 एकड़ चाहिए, 220 केवी का सब स्टेशन से तो 25 एकड़ चाहिए, अगर 132 केवी का सब स्टेशन है तो 1.5 एकड़ चाहिए। तो ये सब क्या है, अब अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार, सब स्टेशन के रेटिंग के अकॉर्डिंग टू हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमको कितना रिक्वायरमेंट पड़ेगा लैंड का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कम्युनिकेशन फैसिलिटी। मेरा कभी भी सब स्टेशन को कहीं पे भी बनाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी होना चाहिए। जितने भी इक्विपमेंट का रिक्वायरमेंट पड़ता है, इक्विपमेंट को ले जाने का काम, अगर इक्विपमेंट में कुछ बड़ा फॉल्ट आता है, उस बड़ा फॉल्ट होगा तो उसको ले जाने आने का और ले जाने का काम हम करेंगे किसके थ्रू से, कम्युनिकेशन फैसिलिटी के थ्रू से। अगर वहाँ पे रोड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, रोड ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, और किसके लिए, कंटिन्यूअस ऑपरेशन के लिए भी एज वेल एज मेंटेनेंस के लिए भी, जब इंस्टॉलेशन से पहले भी और इंस्टॉलेशन के बाद भी, क्योंकि इंस्टॉलेशन से पहले जब काम होता है जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, सारी इक्विपमेंट को हम लोग मैन्युफैक्चरर से लेकर सब स्टेशन का जो प्लेस होता है वहां तक लाने के लिए हम लोग को रोड मार्ग का रिक्वायरमेंट पड़ता है। इसलिए क्या होना चाहिए, कम्युनिकेशन फैसिलिटी होनी चाहिए। किसी भी सब स्टेशन को कहीं भी इंस्टॉलेशन करेंगे तो इसके लिए कम्युनिकेशन फैसिलिटी होना अनिवार्य है। अगर कम्युनिकेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो वो जगह सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है मेरा एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। ऐसा नहीं कि कोई इंडस्ट्री के बाहर लगा दिए, वो इंडस्ट्री से बहुत सारा पॉल्यूशन निकलता है। मेरा जो सब स्टेशन में जो इक्विपमेंट लगे होते हैं मेटल के बने हुए होते हैं, मेटालिक मटेरियल से बने हुए होते हैं। अगर कोई इंडस्ट्री है, इसके बगल में इंडस्ट्री है, सब स्टेशन के बगल में, तो इंडस्ट्री से जो पॉल्यूशन निकलने वाला जो एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड पार्टिकल्स होता है, उस पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है, कोरोजन होने लगता है इक्विपमेंट में। और जहां इक्विपमेंट में, सब स्टेशन का इक्विपमेंट में कोरोजन होगा, डेफिनेटली है उसका लाइफ टाइम क्या होगा, कम होगा। जो इक्विपमेंट का लाइफ टाइम 10 ईयर था तो उसका डायरेक्टली क्या हो जाएगा, हाफ ईयर भी हो सकता है, उससे भी कम हो सकता है, ड्यू टू किसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से। इसलिए क्या कोशिश करना चाहिए हम लोगों को, कोशिश ये करना चाहिए जो एरिया होनी चाहिए वो एरिया क्लीननेस होना चाहिए, उसमें कोई हार्मफुल इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए। अगर इंडस्ट्री है तो हम लोग को उससे लॉन्ग डिस्टेंस में ही हम लोग को इंस्टॉलेशन करना चाहिए सब स्टेशन को। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स टू एफस्टार। अगर इन केस जो सब स्टेशन होता है, सब स्टेशन में नंबर ऑफ वर्कर्स अवेलेबल होते हैं, नंबर्स ऑफ स्विच गियर ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं, हायर अथॉरिटी अवेलेबल होते हैं, जितने भी वहाँ के स्टाफ्स एंड जितने भी वहाँ के वर्कर्स होते हैं, सारे के सारे वर्कर्स के लिए फैसिलिटीज अवेलेबल होना चाहिए, लॉजिंग होना चाहिए, स्टाफ रूम्स होना चाहिए, स्टाफ्स के लिए जितने भी स्टाफ्स के लिए स्कूल्स वगैरह अवेलेबल होना चाहिए, डिफरेंट जितने भी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर का रिक्वायरमेंट एंड वाटर फैसिलिटी एंड लॉजिंग, डिफरेंट फैसिलिटीज का भी अवेलेबिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम कोई पार्टिकुलर पॉपुलेटेड इलाका में जाके हम लोग इंस्टॉल कर दिए तो हो गया, नहीं, हम लोग को वैसे जगह पे हम लोग इंस्टॉलेशन नहीं करना चाहिए। हम लोग को जहाँ पे सारा चीज अवेलेबिलिटी है, स्कूल का अवेलेबिलिटी है, वाटर का अवेलेबिलिटी है, रेसिडेंट का अवेलेबिलिटी है, सारा चीज का अवेलेबिलिटी है, तो वहाँ जाके हम लोग सब स्टेशन का इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट है ड्रेनेज फैसिलिटी। जो भी सब स्टेशन का प्लेस है, उस सब स्टेशन का प्लेस में ड्रेनेज का फैसिलिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब वहाँ पे जो भी रेसिडेंट है, स्टाफ को रहने के लिए, या फिर जो भी वहाँ से निकलता है पॉल्यूशन, ड्रेनेज से निकलने वाले जो भी अपशिष्ट जो मटेरियल्स होता है उसको बाहर निकालने का फैसिलिटी होना चाहिए, ड्रेनेज अवेलेबिलिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई पार्टिकुलर जगह में आपका मैक्सिमम ड्रेनेज कलेक्ट हो जा रहा है, कलेक्ट होने के बाद धीरे धीरे वहाँ पे बढ़ते ही जा रहा है आपका ये अपशिष्ट जो मटेरियल्स होता है वो मटेरियल्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये क्या ड्रेनेज फैसिलिटी अवेलेबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि जो भी स्टाफ कॉलोनी हो या फिर कहीं पे भी हो, नियरेस्ट टू द जनरेटिंग सब स्टेशन हो, तो सब स्टेशन के नियरेस्ट में भी आपका ड्रेनेज फैसिलिटी होनी चाहिए। वाटर का अवेलेबिलिटी नहीं होना चाहिए, रेनिंग वाटर अगर है अवेलेबल, अगर वाटर रेनी सीजन में कहीं पे भी वाटर स्टोर नहीं होना चाहिए नियरेस्ट टू दी सब स्टेशन। अगर वाटर अवेलेबल होता है तो वाटर अगर अवेलेबल होता है तो प्रॉब्लम क्या आएगा, क्योंकि जितने भी इक्विपमेंट होते हैं हाई वोल्टेज इक्विपमेंट होते हैं, अगर नियरेस्ट टू दी
सब स्टेशन से अगर वाटर का अवेलेबिलिटी हो जाता है तो क्या होगा, तो प्रॉब्लम है यहाँ पे लीकेज करंट होने का पॉसिबिलिटी है। तो ये सारे फैक्टर्स को ध्यान दे के हम लोग को सब स्टेशन का इंस्टॉलेशन करना है कहीं पे भी। पहला फैक्टर्स क्या था, टाइप्स ऑफ सब स्टेशन, दूसरा था अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल एंड सफिशिएंट फ्रेम, तीसरा था कम्युनिकेशन फैसिलिटी, चौथा था एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, पांचवा था अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स टू ए स्टार, छठा था ड्रेनेज फैसिलिटी। तो यहाँ पे मेरा खत्म होता है, कंप्लीट होता है यहाँ पे सिलेक्शन साइट्स ऑफ सब स्टेशंस। अरे बाबा।